हे दोस्तों, मैं चिराग एक और टॉपिक के साथ। तो आज हम देख रहे हैं इंड एएस और आईएफआरएस का सेकंड पार्ट। पिछली वीडियो में मैंने जो इंड एएस और आईएफआरएस से रिलेटेड थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कवर किया था, जैसे एएस क्या है वो बता दिया था, इंड एएस बता दिया था। इसके अलावा इसको कौन इशू करता है ये पता चल गया था आपको। आईएफआरएस क्या होता है, इसको कौन इशू करता है वो पता चल गया था। इंड एएस कौन सी कंपनीज के लिए मैंडेटरी है, ठीक है, और कैसे फेज़ के अकॉर्डिंग अप्लाई हुआ, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, वो आपको पता चल गया था। तो हल्का से मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ, आपको सिर्फ 2 मिनट लगेंगे इसके लिए। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फिर मैंने बताया था कि इसका न्यू वर्जन क्या आ गया, इंड एएस, ठीक है, याद रख लेना, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये जनरली किन से रिलेटेड था, आई गैप, यानी इंडियन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इंडियन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जैसे मैंने क्या बताया था, नेशनल गैप की जब भी हम बात करते हैं उसमें क्या आ जाता है, जिन कंट्रीज़ के खुद के क्या होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं। जैसे हमने क्या बोल दिया, इंडियन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो खुद के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अभी भी देखिए, खुद के इंड एएस, खुद के इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, किसके, इंडिया के। वैसे हम यूएस गैप की बात कर रहे हैं तो यूएस कंट्री के खुद के होंगे। लेकिन अगर आप इंटरनेशनली अडॉप्ट करते हो तो उस केस में कौन सी कमेटी आ जाएगी, यानी कौन सा बोर्ड आ जाएगा, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। उससे पहले वो क्या था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, जो कि क्या इशू करती थी, आईएएस, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उसके बाद इसका नाम क्या पड़ गया, आईएफआरएस। कब से पड़ा था, 1 अप्रैल 2001 से। क्योंकि जो पहले कमेटी थी, जो पहले क्या थी कमेटी, आईएएससी, वो क्या बन गई अब आईएएसबी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। जैसे हमारे इंडिया में कौन करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसको किसने कॉन्स्टिट्यूट किया है, आईसीएआई ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने। आपने ये देखा था। अब देखिए, कंफ्यूज मत होना कभी भी कि जो आईएएस है लोग इसको इंड एएस समझने लग जाते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये क्या है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जो कि पहले इशू होते थे, अभी भी हैं, लेकिन हमने क्या बोल दिया कि अब जो भी नए इशू हो रहे हैं वो किस नाम से हो रहे हैं, आईएफआरएस नाम से हो रहे हैं, ठीक है। किस नाम से, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड नाम से। लेकिन अब ये देखिए कि जो मैंने अभी आपको बताया क्या, कि जो एएस है और इंड एएस है, इसमें क्या फ़र्क है। देखिए क्या है कि जैसे ही जो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 कंपनीज़ हैं, उन पे अगर इंड एएस अप्लाई हो रहे हैं, हो ही रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि उनको ये फॉलो करना जरूरी है। फेज़ 1 वाली कंपनीज कौन सी थी, जितनी भी लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी जिनका जो नेटवर्थ है वो 500 करोड़ या उससे ज़्यादा का है, आपको ये पता है। 1 अप्रैल 15 से वॉलंटरी था, 1 अप्रैल 16 से मैंडेटरी हो गया था, मैंने आपको बताया था। फिर फेज़ 2 में क्या बताया कि सारी लिस्टेड कंपनीज़ पे, चाहे उनकी जो नेटवर्थ है वो 500 करोड़ से कम भी हो जाए, तब भी क्या हो जाएगा, इंड एएस अप्लाई हो जाएगा। लेकिन जो अनलिस्टेड कंपनी है उनके लिए क्या बोला, 250 करोड़ से 250 करोड़ या उससे ज़्यादा नेटवर्थ है, लेकिन 500 करोड़ से कम। क्योंकि फेज़ 1 में तो वो अनलिस्टेड कंपनी आ गई थी जिनका 500 करोड़ या उससे ज़्यादा था। तो फेज़ 2 में क्या ले लिया, 250 करोड़ या उससे ज़्यादा जो नेटवर्थ है, ठीक है, और 500 करोड़ से कम, तो उस केस में क्या हो गई, अनलिस्टेड आ गई। अब आप बोलोगे सर जिनकी 250 करोड़ से कम है वो कहाँ जाएगी, तो वो जनरली उन पे एएस अप्लाई होंगे। तो मैंने क्या बताया था, जो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 में कंपनीज नहीं है उनके लिए पुराने एएस ही अप्लाई होंगे। एएस जो पुराने हैं वो टोटल मिला के अभी तक 32 इशू हो चुके हैं, लेकिन उसमें से 5 ओमिट हो चुके हैं, तो माइनस कर दो 5, तो अभी कितने बचे, 27, जिसकी लिस्ट मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो के लास्ट पार्ट में, देख लेना। वैसे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर ही दूंगा। अब देखिए, आपको बताया कि इंड एएस, अगर आप 2 साल पहले की यूट्यूब की वीडियो देखोगे किसी की भी, तो वो टोटल मिला के आपको 40 बताएगा। कितने बताएगा, 40, कि अभी तक कितने इशू हैं, 40 हुए हैं, एलिमिनेट कुछ नहीं हुए थे। लेकिन अब की वीडियो देखोगे, मेरी वीडियो, तो मैं क्या बोलूँगा कि टोटल मिला के 42 अभी तक इशू हो चुके हैं, जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, याद रखना, ठीक है। उसमें से क्या होगा, 3 हट चुके हैं। अब कौन कौन से मैं आपको बता दूंगा, तो बचे कितने, 39, ठीक है। देखिए, आप खुद सोचिए कि अगर आप 2 साल पहले की कोई वीडियो देखते हो, यूट्यूब पे देखते हो, जनरली आप क्लिक कर देते हो तो आपको दिखता है कि 2 ईयर्स हो, तो वो क्या बोलेंगे 40 हैं, और मैंने जैसे बोल दिया 42, और मैंने बोल दिया कि उसमें से अभी कितने चल रहे हैं, 39 ही चल रहे हैं, तो मैंने आपको बोला 39, तो आप क्या बोलोगे, सर गलत बता रहे हैं। लेकिन आप देखिए, मैं आपको वेरीफाई करके बता देता हूँ कि देखिए, जब वो आपको बताएंगे तो वो आपको इंड एएस 115 और इंड एएस 116 नहीं बताएंगे, ज़्यादातर इंड एएस 114 बताएंगे। 1 साल पहले की वीडियो देखोगे तो जनरली वो आपको 115 बता देगा, लेकिन 116 शायद नहीं बताएगा, ठीक है। जब मैं अपलोड कर रहा हूँ तब की बता रहा हूँ, उससे अगर आप 2 साल पहले देखोगे तो आप मान के चलिए 115 और 116 ऐड हो गया, तो कितने हो गए, 40 + 2, 42 हो गए। लेकिन उस वक्त मैंने क्या बताया, 2 साल पहले कुछ भी एलिमिनेट यानी ओमिट नहीं हुए थे, हटाए नहीं गए थे। तो अब देखिए, जैसे ही 3 हटा दिए तो कितने बच गए, 39 तो बचे। तो उसने सही बोला, पुराने जो भी यूट्यूबर्स पुरानी वीडियो देखोगे उन्होंने सही बोला, गलत नहीं बोला, ठीक है। कुछ क्या होंगे आपको गलत बताएंगे, लेकिन कुछ अच्छा ढंग से बताएंगे आपको, और जो CA CS की क्लासेस देखेंगे वो और आपको अच्छे ढंग से बताएंगे। अब देखिए, यहाँ पे मैंने बोला 3 कौन से एलिमिनेट हुए, मैं आपको बताता हूँ। 1 अप्रैल 2018, आप याद रखना कि जो भी आते हैं या हटते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, कंपनी रूल्स 2015,
उसमें अमेंडमेंट होता है, उसके थ्रू क्या होता है, हटा दिए जाते हैं, ऑमिट कर दिए जाते हैं या उसमें ऐड कर दिए जाते हैं। ये भी आपको पता है कि जनरली इंड एस कौन एक तरीके से फॉर्मुलेट करता है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, आपको पता है, जो कि किससे रिलेटेड है, आईसीआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। और नोटिफाई कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। और जो ये जो मैंने आपको बताया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, वो किसके साथ कंसल्ट करता है, नफरा के साथ, ठीक है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जिसका पहले नाम क्या था, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, जाके आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी तो। देखिए 1 अप्रैल 18 से दो कौन कौन से एलिमिनेट हुए, एक तो था आपका इंड एएस 11 जो कि कंस्ट्रक्शन का था, और एक है इंड एएस 18 जो कि किसका था, रेवेन्यू का। तो कंस्ट्रक्शन और रेवेन्यू का हटके क्या आ गया, इंड एएस 115 आ गया। तो ये दो हटे और ये आ गया। तो आपको पता है कि पहले 40 थे, जैसे ही दो हट गए 38 हुए और इसकी जगह ये आ गया। तो टोटल कितने हो गए, 39 हो गए। ऐसे बोल रहा हूँ मैं। तो देखिए उन्होंने नहीं बताया, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 40 में से क्या है, दो हट गए 38, फिर जैसे ही 38 में ये इंड एएस 115 आया तो 39 हो गए। फिर उसकी उसी तरीके से देख लीजिए कि एक और जो इंड एएस है वो हट गया था, इंड एएस 17 हट गया जो लीज से रिलेटेड था, और उसकी जगह ये आ गया। तो अभी जैसे मैंने क्या बोला कि 40 में से 2 गए, 38 प्लस 1 ये जो आ गया तो 39 हो गए। अब मान के चलिए कि 39 में से एक गया और फिर वापस से एक आ गया, लीज हट गया जो ये वाला था 17 वाला, और उसकी जगह 116 आ गया और 1 वापस से आ गया, तो कितने रह गए, 39। तो मैंने बिल्कुल सही बोला ना आपको कि 42 में से 3 गए तो कितने बचे, 39 ही बच गए। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ये बोल रहा है इंड एएस 11 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट एंड इंड एएस 18 रेवेन्यू ओमिटेड बाय द कंपनीज अमेंडमेंट रूल्स 2018। मैंने 15 बोल दिया, तो आप याद रखना कि देखिए जैसे अमेंडमेंट हुए तो आपको पता है कि जैसे जैसे अमेंडमेंट होते रहते हैं, जैसे हमें पता है कि 19 फरवरी 2015 में कंपनीज रूल 2015 उसके अकॉर्डिंग इंड एएस आए थे, आपको पता है उस वक्त, और धीरे धीरे करके उसमें जुड़ते गए, और आपको पता है कि जैसे ये ओमिट भी होते गए। तो यहाँ पे जो ओमिट हुए हैं वो किसके अकॉर्डिंग हुए हैं, मैंने गलती से 2015 बोल दिया, लेकिन यहाँ पे अमेंडमेंट रूल क्या है, 2018। मैंने आपको बस ये बोला था कि 1 अप्रैल 18 से 2 हट गए और 1 अप्रैल 19 से 1 हट गया। तो ये जो 2 हटे हैं वो कौन से, ये हट गया और ये हट गया, और इसकी जगह क्या आ गया, ये आ गया। देखिए इंड एएस 115, इसका क्या नाम है नीचे आपको पता चल जाएगा अभी। इसी तरीके से बोल रहा है कि जो इंड एएस 17 था लीजेस, वो भी ओमिट हो गया कब, 2019 में। देखिए बोला ना कंपनीज अमेंडमेंट रूल्स 2019, मतलब 1 अप्रैल 19 से ये भी ओमिट हो गया और उसकी जगह क्या आ गया, इंड एएस 116 आ गया। तो टोटल कितने थे अभी तक इशू हो चुके हैं, 42, जिसमें से 3 हट चुके हैं। कौन कौन से, इंड एएस 11, 17 और 18। 11 कंस्ट्रक्शन का है, 17 लीजेस का है और 18 किसका है, रेवेन्यू से रिलेटेड है। आपको ये पता रहना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हो और वीडियोज़ में देखते हो वहाँ पे क्लैरिफाई नहीं हो पाता। अब देखिए यहाँ पे ये बोला लिस्ट ऑफ आईएफआरएस कॉरस्पॉन्डिंग टू द इंड एएस, तो यहाँ पे मैंने क्या वो पुराने वाले भी कवर किए हुए हैं जिससे आपको दिक्कत नहीं हो साथ साथ में। और देखिए ये आईएएस को इंड एएस से लिंक मत करना। मेरे से क्या आप पूछते हो सर कि इंड एएस और आईएएस सेम है क्या, नहीं। देखिए इंटरनेशनल की बात कर रहा है, और आपको मैंने क्या बताया 2001 से पहले क्या आईएएस इशू होते थे, 2001 के बाद क्योंकि उस वक्त क्या आ गया, आईएएसबी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इससे पहले क्या था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, आईएएससी कमिटी थी जो कि आईएएस इशू करती थी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब जो बोर्ड है वो क्या इशू करता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इशू करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर में आपको दे रखा है कि ये देखिए आईएफआरएस ओब्लिक आईएएस, इसका मतलब क्या, दोनों ही सेम है। अभी जब आप देखोगे ना लास्ट आपको आईएएस दिखेगा 41 तक, क्या दिखेगा, 41 तक। तो वैसे ही आपको जो इंड एएस दिखेगा वो भी दिखेगा 41 तक। तो ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और सोचिए कि मैंने आपको क्या बताया, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके कन्वर्जेंस में बने, अडॉप्ट नहीं किए गए, यानी उसमें से ज़्यादातर पार्ट सेम अप्लाई हो रहा है लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन के साथ। कुछ चीज़ें तो सेम टू सेम अप्लाई है, लेकिन कुछ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या किया गया, मॉडिफिकेशन किया गया अपने लीगल लॉ के अकॉर्डिंग, अपने इकोनॉमिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग। इंडिया ने क्या कर दिया, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मॉडिफिकेशन या चेंजेस कर दिए गए, यानी एसेट्स लायबिलिटी को जो रिकग्निशन का पार्ट है उसमें कुछ चेंजेस कर दिया, ठीक है। तो उस केस में आप नंबरिंग देखोगे सेम ही दिखेगी, आपको नंबरिंग देखो सेम ही दिख रही है। बस लास्ट में फ़र्क क्या आएगा, जो आपको आईएफआरएस दिखेंगे ना और इसमें इंड एएस दिखेंगे, तो इंड एएस में बोलते हैं 101, 102, 103 ऐसे दिखेंगे, जबकि आपको आईएफआरएस क्या दिखेंगे, 1, 2, 3, 4 ऐसे दिखेंगे, ठीक है।
तो देखिए सबसे पहले आपको क्या बोल रहा है, दोनों का एक तरीके से बोला, देखिए नाम भी सेम है सबके। तो याद रखना है कि आपको क्या करना है, या तो इंडियस के थ्रू याद रख लेना है या इंटरनेशनल के थ्रू याद रखना है, आपके ऊपर है। लेकिन दोनों में जनरली क्या है देखना, अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकते हैं जो मैंने ज़्यादा कवर नहीं किया है, लेकिन मैंने नीचे बहुत बड़ी टेबल कवर कर रखी है जिसमें अराउंड वो 14 से 15 पेजेस की है। ये देखिए ये कवर कर रखी है, ये मैंने आपके लिए कवर कर रखी है, इसके कुछ पॉइंट मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इसलिए कवर कर रखी है क्योंकि देखिए कभी आप पढ़ के देखोगे तो आपको हल्की सी नॉलेज हो जाएगी, हाँ यार इस इंड एस में या इस आईएफआरएस में इसका पार्ट कर रखा था। तो मैंने 3 कंपैरिजन दे रखे हैं उसमें, किसके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या बोल रखा है, आईएफआरएस में क्या बोल रखा है, और जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है यानी इंड एस उसमें क्या बोल रखा है, जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है, और एक और मैं आपको पार्ट बता देता हूँ। देखिए जब आप क्या करते हो, ये देखते हो इंडेस 1 2, इसके बाद ये मत देखना कि 3 4 5 6 ये कहाँ गए या ओमिट हो गए, नहीं ये थे ही नहीं। तो देखिए इंडेस 1 आया, 2 आया, 7 आया, तो कभी भी ये मत देखना कि सीरियल नंबर 1 2 3 4 ऐसे हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ऐसे हो। तो देखिए 1 2 7 8 10, अब 11 तो वैसे भी आपका हो चुका है, एक तरीके से हट गया है, आपको पता है। उसकी जगह क्या आ गया आपका, इंडेस 115 आ चुका है, याद रखना। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब ये मत सोचना कि सर ये 11 है अभी से ही। इसी तरीके से देखिए 12 भी है, 16 भी है, 17 हट चुका है, उसकी जगह क्या आ गया है, इंड एस 116, क्योंकि 11 और 18 की जगह आ गया 115, और ए एस 17 जो 1 अप्रैल 19 से हटा था, कंपनीज अमेंडमेंट रूल्स 2019 के अकॉर्डिंग जो हटा था, उसकी जगह क्या आ गया था, 116 आ गया। नीचे आपको अभी मैंने कवर कर दिया, क्योंकि देखिए ये पुरानी पीडीएफ है किसी की, तो उसमें मैं एलिमिनेट नहीं कर सकता था इस पार्ट को, तो मैंने क्या करा, यहीं पे इस पार्ट को कवर कर दिया, और एक्स्ट्रा मैंने क्या कर दिया, नीचे ऐड कर दिया। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये रहा, देखिए इंड एस 115 और इंड एस 116। अब देखिए हमने क्या कर दिया, धीरे धीरे हम कंप्लाई करते जा रहे हैं। कंप्लाई का मतलब क्या हो गया, कन्वर्ट्स करते जा रहे हैं एक तरीके से, किसके थ्रू, कि हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के साथ साथ मिलाते जा रहे हैं एक तरीके से। तो हम क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट करते जा रहे हैं एक तरीके से, थोड़ा थोड़ा पार्ट, पूरा अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। देखो अडॉप्शन और कन्वर्जेंस अलग होता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो सेम अप्लाई कर रहे हैं और कुछ में क्या कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। अभी आपको वीडियो के बीच वाले पार्ट में थोड़ा सा पता चल जाएगा कैसे मैं बोल रहा हूँ कि मॉडिफिकेशन का पार्ट रहता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि सारा पार्ट सेम हो, कुछ मॉडिफिकेशन रहता है जिसको हम कन्वर्जेंस बोलते हैं। तो देखिए आपको पता चल गया। तो आप देख सकते हैं, और एक और चीज़, जब आप ये देखते हैं सारे पार्ट, तो देखिए आपको ये दिख रहा है 10 11, तो कई क्या करते हैं, आपको याद दिलाते हैं, कैसे, स्टोरी के थ्रू। आपको क्या बोलते हैं कि देखिए 1 आ गया, फिर 2 आ गया, इसमें क्या कीजिए कि ये जो 5 है, 3 4 5 6 यानी 4, इसको आप भूल जाइए, तो ये 7 आ गया। फिर 7 के बाद 8 आ रहा है, 8 में से क्या करा, ये 9 हट गया, तो 10 आ गया। देखिए इसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे जैसे अगर आप ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे या इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो अपने आप आपको इनसे रिलेटेड क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे कि इसकी नंबरिंग क्या है। हाँ, अगर आपको रिमेंबर करने की ट्रिक देखनी है तो मैं आपको है ना एक चैनल का नाम बता देता हूँ, कॉमर्स मेरी जान, जो कि आपको पता है कि मुझसे भी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं सर के, अभिषेक ओझा जी सर के, तो अच्छे पढ़ाते हैं वो। तो उनमें जाके देख सकते हो, उनकी ट्रिक देख लेना, या फिर है ना आप यूट्यूब पे सर्च करोगे जैसे ही, तो सेकंड थर्ड नंबर पे उनकी वैसे आ जाएगी, या फर्स्ट नंबर पे आपको दिख जाएगी, जिसमें क्या बताएंगे कि किस तरीके से इंड एस को आपको याद करना है। उसमें उन्होंने क्या कर रखा है, अराउंड 6-7 स्टोरी बता रखी है, जैसे आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, 16 साल की उम्र यानी ऐसे कुछ है, 16 साल की बाली उम्र को सलाम, ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा। ये क्या है, मेरे को याद क्यों है, क्योंकि मैंने पहले उनकी एक बार वीडियोस देखी थी, तो मेरे को 2-4 पर्टिकुलर याद है। तो देखिए उस तरीके से उन्होंने क्या कर रखा है, इनको याद करना बताया हुआ है अच्छे ढंग से। लेकिन देखिए उसमें भी एक तरीके से क्या लिमिटेशन होती है कि आप याद तो कर लेते हैं, फिर आपको 7 स्टोरीज भी याद रखनी पड़ती है कि पर्टिकुलर किसकी किससे रिलेटेड है। उन्होंने कैसे बता रखे हैं कि 5 के लिए ये है, 4 के लिए ये है, इस तरीके से पर्टिकुलर अलग अलग स्टोरी के सेंस में आपको याद करवा रखा है। तो आप चाहे तो वैसे देख सकते हो, या तो आप बोलना तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, नहीं तो आपको वैसे ही पता है, क्योंकि आप क्या कर, आप है ना मेरे को जानने से पहले उनको पहले से ही जानते होंगे, क्योंकि आपको पता है कि उनका चैनल बहुत पहले से इनसे रिलेटेड बना हुआ है। चैनल तो मेरा भी बना हुआ था, लेकिन पहले मैं टैली करवाता था, लेकिन मैं उसके बाद में नेट से रिलेटेड पार्ट में आया। तो देखिए मैं भी अपनी एक स्टोरी बना सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों नहीं बताता, क्योंकि मुझे पता है कि आप क्या करोगे, वापस भूल जाओगे, वापस से आपको वीडियोस देखनी पड़ेगी, फिर आपको वो स्टोरी याद रखनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, खुद की स्टोरी बनानी है। जैसे अभी मैंने आपको पढ़ाने से पहले अराउंड 2 मिनट पहले ही खुद की स्टोरी बना दी, सिर्फ 2 मिनट में, ठीक है। आपको बता देता हूँ कैसे। देखिए अब मैंने कैसे बनाई स्टोरी, ओनली 2 मिनट में बनाई थी, तो आप भी बना सकते हैं। देखिए मैंने जैसे ये प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रखा है, तो मैंने क्या सोचा कि एक बड़ा बिजनेसमैन है, जैसे मैं एक बड़ा बिजनेसमैन हूँ, तो मैं आराम से क्या कर रहा हूँ, अपनी बैलेंस शीट देख रहा हूँ और पीएनएल देख रहा हूँ, तो बोल रहा हूँ कि यार बहुत अच्छी पोजीशन चल रही है, पीएनएल कितना अच्छा हो रहा है,
जनरली ये मैंने देखा, तो इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, जकास लाइफ है। ठीक है, मेरी बैलेंस शीट पीएनएल बहुत अच्छी है। लेकिन अकाउंटेंट ने मुझे क्या बोला कि आपका स्टॉक देखो कितना सारा पड़ा है, यानी इन्वेंट्रीज कितना सारा पड़ा है फालतू का। ठीक, इसका मतलब आपके पास लिक्विड तो इतना ही नहीं। तो एक तरीके से फिर मैंने क्या सोचा, यानी मैं बिजनेसमैन हूँ, मैंने क्या सोचा कि मैं एडवर्टीजमेंट कर लेता हूँ या कैश डिस्काउंट दे देता हूँ, जिससे क्या हो जाए, मेरे पास कैश आ जाए, तो मेरे पास कैश का फ्लो हो जाए। देखिए अपने आप स्टोरी बनती गई ना, तो मेरे पास कैश का फ्लो आ गया, तो मेरे पास बैलेंस शीट में बहुत सारा कैश आ गया। उसके बाद जैसे मैंने स्टॉक को बेचा अच्छे ढंग से और ऐड वैड करी, थोड़ा सा लोगों को पता चला, तो मेरा जो है ना स्टॉक वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, कैश आ गया मेरे पास। फिर मैंने क्या सोचा कि यार इतना सारा कैश आ गया, तो है ना मेरे को डर लगा कि गवर्नमेंट का क्या हो सकता है, यानी इनकम टैक्स का छापा पड़ सकता है। तो मुझे अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को थोड़ा चेंज कर लेना है, जो भी मैंने एरर की है, गलतियाँ करी है, उसको सुधार कर लेना है। तो देखिए ये आ गया। फिर मैंने ये भी सोचा कि मेरी बैलेंस शीट जो बनती है उसके बाद के जो इवेंट है उसको भी मुझे सुधार कर लेना है, क्योंकि क्या पता इनकम टैक्स वाले छापा मार ले तो वो क्या करेंगे, मेरी सारी चीज़ें मुझसे पूछेंगे, बिलिंग विलिंग ये सारा पार्ट, मेरी पॉलिसीज़ के बारे में। तो मैं गलतियाँ वलतियाँ सारी सुधार लेता हूँ, और उसके बाद जो रिपोर्टिंग पीरियड मतलब बैलेंस शीट के बाद के जो इवेंट है वो भी देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। मैंने चेक कर लिए, अब मेरे पास पैसा बहुत सारा है, मैंने चेक कर लिया, मैं एश्योर हो गया मेरा पैसा बहुत सारा है। तो अब मैंने सोचा यार बिल्डिंग में, प्रॉपर्टी में मेरे साथ वाला है ना, मेरा दोस्त बहुत सारा कमा रहा है, तो मैं भी कंस्ट्रक्शन में लगा देता हूँ। मैंने कंस्ट्रक्शन में लगा दिया, तो देखिए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट आ गया। अब जैसे ही मैंने कंस्ट्रक्शन में लगाया, तो इनकम टैक्स वालों को खबर पड़ गई कि इसने इतना सारा क्या कर रखा है, अमाउंट कमा रखा है, इसकी बैलेंस शीट में पोजीशन भी ऐसी दिख रही है, और इसके अलावा इतना सारा कमा रहा है। ठीक है, और इसने कंस्ट्रक्शन में भी इन्वेस्ट कर रखा है, इतना सारा करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखा है। तो इनकम टैक्स ने छापा मार लिया। इनकम टैक्स ने बोला बोला कि ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आपके पास कहाँ से है, इसका सोर्स बताइए। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ये तो मैंने लीज पे ली हुई है, ये तो मैंने लीज पे ली हुई है, तो आप देख सकते हो कि मेरे पास तो है ही नहीं इतना सारा, और कंस्ट्रक्शन का जो पार्ट है वो तो मैंने अपने इन्वेंट्री को बेच कैश लिया हुआ है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। तो ये तो मैंने लीज पे लिया और मैं इतना रेवेन्यू कमाता भी नहीं हूँ। तो मैंने किसको बोला, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, जिसने मेरी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में छापा मार दिया। तो मैंने उसको क्या बोला, ये मैंने लीज पे ली हुई है और मैं इतना रेवेन्यू कमाता ही नहीं हूँ, बल्कि मैं तो क्या करता हूँ, अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत सारा बेनिफिट देता हूँ, उनकी हेल्थ पे, उनकी सैलरी पे, इंसेंटिव पे, आप उनसे चाहे पूछ सकते हो। तो देखिए मैंने एक स्टोरी बना दी जिसमें जनरली आपके कितने एस कवर हो गए, देखिए टोटल मिला के आपके हो गए 11 एएस कवर हो गए, इंड एएस, और 11 इंटरनेशनल एएस कवर हो गए। क्योंकि देखिए दोनों में क्या है, सीक्वेंस भी सेम है और दोनों के नाम भी सेम है। तो इसलिए जब भी इंटरनेशनल और इंड देखोगे तो आपको क्या होगा, कोई फ़र्क समझ में आएगा ही नहीं। अगर आप अंदर के पार्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा फ़र्क कि मॉडिफिकेशन है, लेकिन बाहर के नेम तो दोनों ही सेम है। तो देखिए इस तरीके से मैंने स्टोरी बनाई, तो आप भी अपनी स्टोरी बनाइए। तभी मैंने 3-4 मिनट का आपका पार्ट ख़राब किया है। जैसे ये भी बोल सकता हूँ, अब अगली स्टोरी आप ये बना लीजिए बाकी, कि मुझे गवर्नमेंट से ग्रांट मिल गई, फिर उसके बाद मुझे क्या हुआ, गवर्नमेंट से ग्रांट मिल गई तो मेरा जो पैसा बचा, मैंने सोचा बाहर घूम के आता हूँ, तो मैंने फॉरेन एक्सचेंज में गया। इस तरीके से स्टोरी बना सकते हो। अभी देखिए मैंने आपके सामने बनाई है, ये मेरे को ध्यान नहीं है कोई स्टोरी, तो ये आप खुद ही बना सकते हो। तो मैंने सोचा बाहर घूम के आता हूँ, बाहर बहुत ज़्यादा मेरा अमाउंट खर्च हो गया और यहाँ पे मेरा बिजनेस नहीं चला, तो मेरे को लोन लेना पड़ गया। तो लोन पे क्या लगता है, इंटरेस्ट, तो बोरिंग कॉस्ट। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला कि एक तरीके से लोन ज़्यादा लग गया, तो रिलेटेड पार्टी जानकारों से पैसे मांगे। तो अपने आप स्टोरी बना सकते हो, आपको किसी की नीड की, किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको देखना है तो अभिषेक सर की ज़रूर देख लेना, उनसे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने 19 तक तो आपको बता दिए। अब देखिए 20 में देख लिया, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट एंड डिस्क्लोजर आ रहा है। 21 में इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट आ रहा है। 23 में बोरिंग कॉस्ट आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया अभी। 24 में क्या बोला, रिलेटेड पार्टी से मैंने क्या बोल लिया कि यार मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मैंने जो लोन लिया उसको मुझे पेमेंट करना है, तो आप दे दीजिए, क्योंकि बैंक क्या है, बैंक के एम्प्लॉय बार बार मेरे पास आ रहे हैं। ये हो गया। फिर आपका देखिए यहाँ पे इंड एस कोई नहीं दिख रहा, लेकिन इंटरनेशनल है, तो इंड एस नहीं है यार, रखना यहाँ पे अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग बाय रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इससे रिलेटेड नहीं है यहाँ पे, लेकिन इसका अलग से है। ये किसी से लिंक होगा किसी के अंदर, लेकिन अलग से नहीं है इसका मतलब। ठीक है, और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 सेम है। देखो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट 28, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर, इस तरीके से दे रखे हैं। अब ये देख लेना लिस्ट इसी तरीके से। ठीक, ये इंड एस 29 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमीज़, आप ये देख सकते हो। फिर देखिए आपको सीक्वेंस से सेम दिख रहे हैं, 32, 33, 34, 36, 37, 35 नहीं है। तो इस तरीके से आपको खुद ही याद रखनी है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का है, ये अर्निंग पर शेयर का है। जैसे वहाँ पे AS20 होता था, अगर आप पुराने एस देखोगे तो अर्निंग पर शेयर क्या होता था, 21 होता, 20 होता था। इस तरीके से आपको याद रखना है, तो तीनों के याद रख लीजिए। इंट्रीम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स आ गया, प्रोविजंस, कंटीजेंट लाइबिलिटी एंड कंटीजेंट असेट्स आ गया ये वाला। ये 38 इंड एस इंटेंजिबल एसेट का आ गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसका नहीं था। ठीक है,
तो इसका अलग से है इंड AS 39, लेकिन इसका नहीं है, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिकग्निशन एंड मेजरमेंट। और यहाँ पे देखिए इंड AS 40 ये आ गया, और ये देखिए इंड AS 41 एग्रीकल्चर। अब आप देख सकते हैं कि ये इंड AS 41 तक का पार्ट है, तो आप देखोगे टोटल मिला के 28 है, उसमें से यहाँ पे हमने 2 कवर नहीं किए, तो हमने टोटल मिला के इंड AS 26 देखे। कितने देखे? इंड AS 26 देख लीजिए, 26 ही है। और देख लेना कि इसमें देखिए एक तो ये 26 नंबर पे जो स्टार स्टार बन रहा है ये नहीं है, और जो ये 16 नंबर पे स्टार बन रहा है ये नहीं है। तो आपको पता है कि 26 में से मैंने 2 हटा दिए, यही पार्ट है ना, सॉरी 26 में से नहीं, यानी कितने में से 28 में से 2 हटा दिए, तो कितने बचे? 26 बचे। और आपको पता है कि 3 तो एक तरीके से एलिमिनेट हो गए। कौन कौन से? इंड AS 11 जो कि कंस्ट्रक्शन का है, 17 जो कि लीज का है, और 18 जो कि रेवेन्यू का, ये तीनों हट गए। तो आपको पता है कितने? 23 है। पर उसके बाद देखिए क्या है, इंड AS 101 आया, 102 आया, ये 101 से लेके 116 है, 116 तक। इसका मतलब कितने? 16। अगर आप 23 + 16 करोगे तो कितने बनते हैं? 39 ये बनते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है इंड AS 101, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, 102 शेयर बेस्ड पेमेंट, बिजनेस कॉम्बिनेशन, ये सब उन्होंने स्टोरी के थ्रू बनाया हुआ है। तो एक बार आप जाके देखिए, आपको मज़े भी आएंगे देखने में, और अराउंड आपके 30 मिनट लगेंगे, नहीं तो आप बताना, मैं आपको लिंक दे दूँगा। ठीक है, इस तरीके से आपके कवर है। ये मैंने खुद कवर किए हैं, यहाँ पे कुछ गलती थी, मैंने इसको सही करके ये कर दिए हैं। गलती का मतलब क्या है, पुराने थे एक तरीके से टेबल, इसको मैंने सही कर दिया। ये अभी तक नहीं आया रखना, ये जब भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? इंड AS 1117 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंड AS 1117। और अगर इंश्योरेंस का अलग से कोई सेपरेट है तो वो हट जाएगा। जैसे आपने देखा कि ये इंड AS 115 आया तो क्या हट गए? इंड AS 11 हट गया और 18 हट गया। और जैसे इंड AS 116 आया तो इंड AS 17 हट गया। वापस ऊपर जाके देख लेना एक बार PDF से, आपको पता चल जाएगा मैंने जो बताया। ठीक है, अब एक और चीज़ देख लेना, मैं तो आपको क्या है आज की वीडियो में थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ बस, कि आपको कैसे रीड करना है। अब देखिए मैंने ये भी कवर कर रखा है, एक मिनट, देखिए ये इंड AS है, यहाँ पे ये दे रखा है ऑब्जेक्टिव है डील्स। तो ये ऑब्जेक्टिव्स आप देखोगे तो क्या है, आपको नॉर्मल पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, टिपिकल नहीं है, लेकिन इतनी ज़्यादा डिटेल आपको नहीं पता चलेगी। बस आपको ऑब्जेक्टिव एक तरीके से हल्के से रट लेना है। यानी जैसे आप ये पॉइंट देखोगे इसकी हेडिंग, उसके थ्रू ही ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं और कुछ नहीं है। अब देखिए क्या बोला, रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और गाइडेंस नोट। इसका मतलब क्या है, AS कौन सा पहले एप्लीकेबल था। तो अगर आपको देखना है तो ये भी देख सकते हैं, पर मेरे हिसाब से ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका टॉपिक क्या है, इंड AS और IFRS है, तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैंने टेबल कवर कर रखी है। जैसे मैं आपको आइडिया बताऊं, देखिए फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंड AS, तो यहाँ पे देखना ये AS है, याद रखना। अब ये तो फर्स्ट टाइम अडॉप्ट हुआ, लेकिन AS पहला ऐसे कोई नहीं था, क्योंकि AS जनरली क्या था, एक तरीके से लोकल था। ये मान के चलिए कि वो इंटरनेशनल जो भी स्टैंडर्ड थे उसके कंप्लाइंस में नहीं था, उसके कन्वर्जेंस में नहीं था। इसलिए क्या है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जो कि एक तरीके से किससे मैच कर रहे थे, IFRS से या IAS से। जनरली ये बोलोगे। इंड AS 101 जो आया वो किसके कंपैरिजन में? IFRS 1। देख लेना नीचे मैंने कवर कर रखा है ना, जो लिस्ट कवर कर रखी है उसमें क्या बोलेगा, IFRS 1। ये किसके कंपैरिजन में? IFRS 2। ये किसके साथ है? IFRS 3। ऐसे तो ये अपने क्या है, इंडिया से रिलेटेड है, और जो IFRS है वो इंटरनेशनल है। लेकिन यहाँ पे देखना दोनों में अप्रोचेस सेम होगी, कुछ होगा तो मॉडिफिकेशन का पार्ट हल्का सा होगा। लेकिन यहाँ पे मैंने किससे कंपेयर कर रखा है? AS से। तो NA का मतलब क्या है? नॉट अवेलेबल। यहाँ पे कोई एक तरीके से AS नॉट एप्लीकेबल बोल दीजिए, यानी कोई भी AS एप्लीकेबल नहीं है। इंड AS 102 देखिए, शेयर बेस्ड पेमेंट। इट डील विथ अकाउंटिंग ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन एंड रिफ्लेक्ट इफेक्ट ऑफ सच पेमेंट ऑन प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटिटी। तो पहले क्या होता था, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते थे और जब इंड AS का पार्ट नहीं था, तो उस वक्त क्या था, गाइडेंस नोट ऑन एम्प्लॉय शेयर बेस्ड प्लान। तो ये बोल रहा है कि एम्प्लॉय को जो भी शेयर ये इशू किए गए हैं, जैसे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन हो गया प्लान, एम्प्लॉय अपना वो हो गया, एम्प्लॉय क्या बोलते हैं उसको, परचेज प्लान हो गया, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान ESPP, तो उससे रिलेटेड गाइडेंस नोट इशू करना पड़ेगा। अलग से कोई उसका AS नहीं बना हुआ था। लेकिन देखिए बिजनेस कॉम्बिनेशन है तो इसका AS 14। AS 14 कौन सा है? अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन। ऐसे आपको याद रखना है। तो देखिए AS 14 ये रहा, अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन। तो अब उसका नाम क्या हो गया एक तरीके से इंड AS में? बिजनेस कॉम्बिनेशन। क्या हो गया? बिजनेस कॉम्बिनेशन। अब देखिए इंड AS 104 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे कोई AS नहीं था पहले। इंड AS 105 तो क्या बोल रहा है, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, तो उसका है AS 24, क्योंकि AS 24 पहले क्या था, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन वाला था। ये रहा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। ऐसे आपको याद होने चाहिए। अब मेरे को तो क्यों याद है, क्योंकि मैंने पहले पढ़ाया हुआ है,
एक तरीके से थोड़े थोड़े, तो मेरे को ध्यान रहते हैं। अब देखिए आपको पता है कि 30 AS 30 31 32 हट गया, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, AS जो 32 है अब क्या है, इंड AS 107 है जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर की बात कर रहा है। तो AS 32 AS 31 30 उनसे रिलेटेड ज़्यादा पार्ट है आपका, देख सकते हो। देखिए 30 और 31 जो थे पहले AS, वो इसमें 109 में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में। ये सेगमेंट रिपोर्ट AS 17 किसकी बात करता था, सेगमेंट रिपोर्टिंग की बात करता था। ऊपर देख लेना चाहे, उसका अब क्या हो गया, ऑपरेटिंग सेगमेंट हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनली जा रहे हैं एक तरीके से। हमने जैसे इंड AS क्रिएट किए तो हमने क्या करा, एक तरीके से कंपनीज को बोला कि आप ग्लोबली जा रहे हो धीरे धीरे करके, हमें पता है कि कैपिटल फ्लो हो रहा है, बाहर के इन्वेस्टर यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से कन्वर्स कर रहे हैं। इंटरनेशनल जो भी स्टैंडर्ड है उनको भी हम क्या कर रहे हैं, आपके साथ फॉलो कर रहे हैं। तो एक बार ये साथ साथ देखते जाना, आपको पता चलते जाएंगे। और एक और चीज़ देखना, एक बता देता हूँ मैं आपको, कि देखिए आपको यहाँ पे ना इंड AS 114 115 और 116 दिख गया। अब मैंने ना जानबूझ के यहाँ पे ये लिखा हुआ है, एप्लीकेबल फ्रॉम अप्रैल 18, एप्लीकेबल फ्रॉम अप्रैल 19। तो आपको मैंने नीचे भी बता दिया लिख के, क्या बता दिया कि कंपनीज अमेंडमेंट रूल आए थे 2018 में, उसके बाद तो आपको पता है कि 1 अप्रैल 18 से एप्लीकेबल हुआ, क्योंकि वो 11 और 18 हट गए, 11 और 18 हट गए। तो जब इंड AS 1 देखोगे, उसके बाद 2 देखोगे, उसके बाद क्या आता है, 7 आता है, ध्यान है ना, फिर 8 आता है, 9 होता नहीं है, 10 आता है। अब देखिए 11 था पहले लेकिन हट गया, अब मैंने 11 यहाँ नहीं लिया, तो नीचे टेबल में लिया हुआ है, वो आपको समझाने के लिए बस। लेकिन आपको पता है कि अब 11 क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो ओमिट हो चुका है। अब देखिए 12 16 होते ही थे, उसके बाद देखिए आपको पता है 17 और 18 भी होते थे, तो 17 और 18 नहीं है, अब क्या बचा 19। तो आपको पता है 17 क्यों नहीं है, क्योंकि वो लीज का था। 18 क्यों नहीं है, क्योंकि वो रेवेन्यू का था। रेवेन्यू किस में चले गया, 115 में, और लीज किस में चले गया, 116 में चले गया, इसलिए। तो देखिए 115 और 116 लिया हुआ है मैंने। अब 20 21 23 24, अब 25 26 है ही नहीं, पहले से ही कोई ओमिट थोड़ी है ही नहीं। तो इसलिए जब भी आपको दिक्कत हो रही हो कि सर कितने थे क्या थे, तो आप ये वाली टेबल देख लेना, आपको पता चल जाएगा। इसमें पुराने भी कवर कर रखे हैं, देखिए ये 11 भी कवर कर रखा है, 17 भी कवर कर रखा है, 18 भी। ये हटा देना तो आपके कितने बच जाएंगे, 23। और जो नए आपके इंड AS 101 से इशू होते हैं, 101 102 103 ऐसे करके टोटल मिला के अब 16 हो गए। तो 23 + 16 करोगे तो 39 हो जाएंगे। और वैसे क्या बोलोगे, अभी तक 42 इशू हैं, जिसमें से 3 हट चुके हैं, तो बाकी कितने बचे, 39। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कंपेरेटिव एनालिसिस ऑफ इंडियन गैप। अब देखिए ये जो इंडियन गैप है ना, ये AS है, यहाँ रख लेना। वैसे तो इंडियन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, तो जो इंड AS की बात करो ना, इंड AS ये भी इंडियन गैप से रिलेटेड है, क्योंकि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मैंने मतलब क्या बताया था आपको, यूनिफॉर्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कि क्या हो रहे हैं, सारी इंडिया की जितनी भी कंपनीज हैं उस पर अप्लाई हो रहे हैं और उनको फॉलो करने पड़ेंगे, अगर वो फेज़ 1 में, फेज़ 2 में, फेज़ 3 में, फेज़ 4 में आ रही है कंपनीज, आपको पता है। तो आपको पता है कि पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था, लेकिन अब जनरली क्या है, ज़्यादातर कंपनीज पे इंड AS अप्लाई हो रहा है, जिस पे नहीं अप्लाई होता उन पे अभी भी पुराने ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होंगे। तो इसने क्या कर रखा है, मैं देखिए आपको बता रहा हूँ कि जो बैलेंस, जो ये क्या बन रखा है, एक तरीके से कंपैरिजन का चार्ट बन रखा है। इसमें AS 1 दे रखा है, देखिए, फिर इसके बाद देखिए AS 2 दे रखा है, ये रहा, फिर उसके बाद देखना AS, ये रहा, देखिए 3 दिख रहा है, और AS 4। तो उससे लिंक करते ही यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब IFRS का पार्ट दे रखा है। और यहाँ देखिए किसका दे रखा है, इंड AS का पार्ट दे रखा है, कि IFRS का नाम क्या है, IAS 7, और इंड AS का नाम क्या है, इंड AS 7, ऐसे दे रखा है। अब देखिए AS 4, तो उसका IAS का नाम क्या है, 10, और इंड AS का नाम क्या है। आप बोलोगे सर ये बाकी क्या है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट से लिंक है। ये किससे लिंक है, इवेंट अकरिंग आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, तो उससे रिलेटेड लिंक है। इस तरीके से दे रखे हैं, तो एक बार पढ़ के देखिए, आपको नहीं समझ में आता किसी पर्टिकुलर पॉइंट को तो पूछ लेना, क्योंकि अगर मैं कराने बैठूंगा तो 14, ये 14 नंबर का पेज है, 14 से लेके 27, मतलब कितने पेज हो गए रहा हूँ, 13 पेज हो गए, ठीक है, नहीं 30 नहीं, 14 पेज हो गए। वो 14 पेज मेरे को कवर कराने पड़ेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, याद रखना। तो ये आपको खुद कवर करना है, और ये मैंने आपको जानबूझ के दिए हैं। जानबूझ के क्यों दिए हैं, ताकि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज बढ़ सके। मैंने क्या बताया, जब भी एग्जाम में आते हैं तो पास्ट ईयर के MCQs में क्या आते हैं, या तो जो शुरू का पहली वीडियो का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, या आपके क्या आते हैं कि आपको AS दे रखे होंगे और उसके नंबर दे रखे होंगे, आपको क्या करना है, मैच करना है जनरली। तो आपको इंड AS दे देगा या IFRS दे देगा। अगर आपको इंड AS या IFRS दे रखा हो तो आपको कभी भी क्या है, एक तरीके से अलग अलग याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में सेम ही होते हैं, नाम भी सेम होते हैं और नंबरिंग भी सेम होती है। बस एक जगह नंबरिंग चेंज क्या है कि जब आपका इंड AS 101 चालू होता है, वहाँ पे हम IFRS क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। जब आपका 102 होता है इंड AS, वहाँ पे हम IFRS क्या बोलते हैं, 2, जबकि नेम सबके सेम है, समझ गए।
तो अब देखिए मैं आपको हल्के हल्के पॉइंट बता देता हूँ इसके, जो मैंने अभी आपको चार्ट बताया था, एक एक करके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। देखिए अब देखना यहाँ पे सबसे पहले बेसिस दे रखा है, क्या बोल रहा है, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये इंडियन गैप है, ये आईएफआरएस है, ये इंड एस है। देखिए AS1 लगता था, इसी का नाम क्या है, IAS1 यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। IFRS का मतलब क्या है, पहले IAS थे, आपको बताया 1 अप्रैल 2001 से क्या आने लग गए, IFRS इशू होने लग गए। पहले क्या थी, कमेटी, फिर क्या था, बोर्ड बन गया, समझ गए। फिर देखिए इंड AS1 है, आपको पता है कि जनरली जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो कौन इशू करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो यहाँ पे बोल रहा है कंपोनेंट क्या क्या होंगे। तो जब देखिए पुराने AS देखते थे, आपको ये शायद ये चाहे तो आप कंपेरिजन मत लो, आप चाहे तो IFRS और इंड AS का कंपेरिजन सारा पढ़ लेना, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से AS से रिलेटेड अब आपके नहीं आएंगे या आने के चांस नहीं है, लेकिन फिर भी इनसे रिलेटेड पूछ सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या होते हैं, पहले क्या था, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेटरी नोट्स विद सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, कंपैरेटिव फिगर फॉर 1 ईयर आल्सो टू बी प्रेजेंटेड। इसका मतलब क्या है, जब भी बैलेंस शीट बनती थी तो साथ में आपको क्या करना पड़ता था, करंट ईयर के फिगर के साथ साथ प्रीवियस ईयर का फिगर भी लेना पड़ता था। तो अभी भी लेना पड़ रहा है, वो तो आपको पता है कि IFRS में भी है और इंड AS में भी है। और देखिए जो इंड AS की कंपनीज़ पे जो भी ये प्रोविजन अप्लाई हो रहे हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, तो जो कंपनीज अगर इसमें नहीं है तो बाकी सब पे तो AS अप्लाई होंगे, तो अभी भी ये चल रहा होगा, ठीक है। आपको पता है कि अनलिस्टेड कंपनी जिनकी नेटवर्थ 200 करोड़ है, 250 करोड़ से कम है, 200 करोड़, 240 करोड़, 230 करोड़, तो वो तो इन्हीं को फॉलो कर रही होगी ना AS को, तो ये तो लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन ऐसी कंपनी जो अनलिस्टेड कंपनी है, जिसका टर्नओवर बोल रहा हूँ सॉरी, नेटवर्थ क्या है, 250 करोड़ या उससे ज़्यादा है और 500 करोड़ तक है, या जितनी भी कंपनी चाहे वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, जिनकी जो नेटवर्थ है वो 500 करोड़ से ज़्यादा है या 500 करोड़ के इक्वल है, तो उन पे तो इंड AS अप्लाई होंगे ही होंगे। बैंकिंग कंपनी बताई थी आपको मैंने, इंश्योरेंस कंपनी बताई थी, इंश्योरेंस कंपनी में भी लगने लग गया, आपको बताया 1 अप्रैल 20 से, ये बताया था मैंने आपको, क्योंकि उसमें 2 साल का डेफरमेंट था। अगर आपको नहीं पता तो पिछली वीडियो ज़रूर देखना, नहीं तो आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा, मैं बोलता रह जाऊँगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये IFRS का याद रखना, IAS1, स्टेटमेंट ऑफ इनकम विद P&L, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। तो देखिए यहाँ पे हम बोलते थे कैश फ्लो स्टेटमेंट, अब इसका नाम क्या हो गया, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो हो गया, ये बोल दिया। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, नोट्स विद समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये आ गया। कंपेरेटिव फिगर्स फॉर 1 ईयर और आल्सो टू बी प्रेजेंटेड, यहाँ पे देखिए वही बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द पीरियड इंक्लूडिंग चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बोला जाता है जिसको, स्टेटमेंट ऑफ P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये जनरली मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताए हुए थे टॉपिक में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये मैंने आपको करवाया था। एक्सप्लेनेटरी नोट्स विथ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, कंपेरेटिव फिगर्स फॉर 1 ईयर और आल्सो टू बी प्रेजेंटेड, आ गया। अब देखिए फॉर्मेट जनरली जो है, जब आप AS का देखते हो तो वो क्या है, रिवाइज शेड्यूल 6 आपको दिखता है, कंपनीज एक्ट 1956 का, पर आपको पता है कि अब तो कंपनीज एक्ट 2013 उसके हिसाब से क्या है, या उससे पहले भी रिवाइज शेड्यूल आ ही गया था, पर आपको पता है कि जनरली आप क्या बोलते हो, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो रिवाइज शेड्यूल है वो अप्लाई होता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब ये IAS की बात करते हो यानी IFRS की, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड ने क्या बोल दिया, इलस्ट्रेटिव फॉर्मेट दे सकते हो, ठीक है। इलस्ट्रेटिव फॉर्मेट का मतलब क्या हो गया, उन्होंने अपने जब भी IFRS बताए हुए हैं उसके साथ कुछ फॉर्मेट बताए हुए हैं, तो आप वो फॉर्मेट ले सकते हो, आपके ऊपर है, जैसे आपको बनाना है आप बना सकते हो, तो उन्होंने इलस्ट्रेटिव फॉर्मेट दिए हुए हैं। यहाँ पे कोई फॉर्मेट प्रिस्क्राइब नहीं किया गया, ये बोल रहा है इंड AS में। तो जनरली इंड AS से रिलेटेड कंपनीज क्या करेगी, मेरे हिसाब से रिवाइज शेड्यूल 6 वाली फॉलो करेगी, और क्या करेगी, क्योंकि पर्टिकुलर कोई फॉर्मेट प्रिस्क्राइब नहीं किया गया। यहाँ पे देखिए AS2 दे रखा है, ये IS2 जो कि IFRS से रिलेटेड है, और ये इंड AS2 इन्वेंट्री आ गया। आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर रखा है अलग अलग, रॉ मटेरियल का, WIP का, फिनिश गुड्स का। यहाँ क्या बोल दिया, कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। और देखिए क्या बोल दिया, सेम एस IFRS। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी इंड AS का पार्ट आप देखोगे, बार बार देखिए आ रहा है, इसका मतलब इंड AS क्या चाहता है कि हम इंटरनेशनली एक तरीके से बने, हम पुराने AS फॉलो नहीं करें। तो जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जिनकी वर्थ क्या ज़्यादा, जितनी भी लिस्टेड कंपनी है उनकी वर्थ तो ज़्यादा होगी, और जितनी भी अनलिस्टेड कंपनी है जो 250 करोड़ है उससे ज़्यादा उनकी नेटवर्थ है, इसलिए उनके लिए क्या बोल दिया, आपके लिए इंड AS एप्लीकेबल है, ताकि आप एक तरीके से ग्लोबली कम्पीट कर सको, आपके पास फॉरेन कैपिटल का फ्लो हो सके, आप फॉरेन मार्केट में जा सको, जब भी आप अपनी बैलेंस शीट बनाओ तो इंटरनेशनल रूल्स के अकॉर्डिंग आपकी बैलेंस शीट दिखे, जिससे जो एक्सटर्नल यूज़र है, बाहर का यूज़र है या इन्वेस्टर है, वो आपकी बैलेंस शीट को भी चेक कर सके और कंपैरिजन कर सके, उस हिसाब से डिसीजन ले सके कि उसे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। समझ गए। तो यहाँ पे देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट दिख रहा है AS3, यहाँ क्या बोलते हैं IS7, और यहाँ पे क्या बोलते हैं इंड AS7। तो देखिए जब भी आपको दिख रहा है दोनों सेम दिख रहे हैं, दोनों सेम दिख रहे हैं, तभी मैंने बोला कि आपको अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं है।
और एएस का तो इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए हम क्या करते थे, जब भी आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने आपको बताया तो मैं क्या बोलता था, इंक्रीज और डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट किस में जाएगा, फाइनेंस एक्टिविटी में जाएगा। लेकिन जो आईएफआरएस है यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो आईएएस है, आईएस 7, क्योंकि पहले यही होते थे इशू 1 अप्रैल 2001 से पहले, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो क्या बोल रहा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट किस में जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। और इंड एएस भी सेम मानता है। तो हमने जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में देखे या जब भी हमने स्कूल में देखे तो हमने क्या बोले, फाइनेंस एक्टिविटी में हमने देखा था कि बैंक ओवरड्राफ्ट अगर इंक्रीज हो रहा है तो कैश इनफ्लो, डिक्रीज हो रहा है तो कैश आउटफ्लो। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, और यहाँ पे भी क्या बोल दिया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। तो इसका मतलब इंड एएस किसको फॉलो कर रहा है, आईएफआरएस को फॉलो कर रहा है, लेकिन पूरा अडॉप्ट नहीं कर रहा। अभी देखना मॉडिफिकेशन आएंगे कुछ कुछ, तो इसलिए एक बार पढ़ के देखना, मैं आपको कुछ हिंट दे रहा हूँ बस थोड़ा थोड़ा, जिससे आपको क्या है, आप ये मत बोलिए कि सर हमको समझ में नहीं आया, हमको पता नहीं। अब देखिए ये बोल रहा है, एक और देखना, ये दिख रहा है इवेंट अकरिंग आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड प्राइमरी लिटरेचर, ये AS4 है। अब इसे क्या बोलते हैं, IAS 10, और इसको क्या बोलते हैं, इंड AS 10। अब इसका नाम क्या हो गया, इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, इतना शॉर्ट नाम हो गया। ये जनरली क्या, इवेंट अकरिंग आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, ये भी शॉर्ट नेम ही है वैसे भी। लेकिन देखिए वहाँ क्या बोलता था, AS था जब, डिविडेंड डिक्लेयर और प्रपोज्ड आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल हैव टू बी रिकॉर्डेड एज ए लाइबिलिटी, कि अगर आपने 31 मार्च के बाद डिविडेंड डिक्लेयर प्रपोज कर दिया बैलेंस शीट डेट के बाद, 31 मार्च के बाद, लेकिन अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव नहीं हुए, ठीक है, तो तब तक आपको क्या करना पड़ेगा, 31 मार्च वाली डेट को ही लाइबिलिटी के फॉर्म में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव नहीं हुए, ऑडिट नहीं की गई उसकी। तो तब तक आप उसको क्या करोगे, 31 मार्च वाली बैलेंस शीट में लाइबिलिटी के फॉर्म में दिखा सकते हो, क्योंकि अभी तक उसकी ऑडिट नहीं हुई, अप्रूव नहीं हुए। लेकिन अब इसमें क्या बोल दिया, इंटरनेशनल वाले पार्ट में और इंड एएस वाले पार्ट में, कि डिविडेंड डिक्लेयर डिविडेंड इज टू बी रिकग्नाइज्ड इन द पीरियड व्हेन इट इज़ डिक्लेयर्ड, जब ये डिक्लेयर किया जाएगा तभी रिकग्नाइज किया जाएगा। इसमें भी यही बोल दिया, ठीक है। तो मैं आपको हल्का हल्का सा हिंट बता रहा हूँ। अब देखिए AS 5 दे रखा है, IAS 8 दे रखा है, इंड AS 8 दे रखा है, इस तरीके से। देखिए AS 6, अब आपको पता है कि AS 6 तो हट चुका है, AS 6 हट चुका है, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, ठीक है, याद रखना। और वो AS 8 भी हट चुका है जहाँ तक मेरे को ध्यान है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। और 30 AS 30 31 32 हटे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी आपके जो AS है वो 27 है 32 में से। तो AS 6 जो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का पार्ट है, यहाँ पे बोल दिया AS 10 अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट, तो वो किस में चले गए, IAS 16 में चले गए, इंड AS 16 में चले गए, ये आ गया आपका पार्ट, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, देयर इज़ नो एग्जम्पशन फ्रॉम AS 10 फॉर प्रॉपर्टी अंडर डेवलपमेंट फॉर फ्यूचर यूज एज प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। ये बोल रहा है कि प्रॉपर्टी जो अभी डेवलपमेंट में है, जो कि फ्यूचर यूज़ के लिए काम आएगी, जिसको आप क्या बोलते हो, प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई एग्जम्पशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी अंडर डेवलपमेंट फॉर फ्यूचर यूज एज प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर इन्वेस्टमेंट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप ऑफ IAS 16। ये IAS 16 में नहीं आता, और इसको किस में कवर किया जाता है, IAS 40 में, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। तो ये बोल रहा है कि ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग से बना हुआ है, उसमें कवर किया जाता है। अभी आपने देखा होगा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 40, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा, ये देखिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ गया, इसमें कवर किया जाता है। तो इस तरीके से आपको कवर करना है, धीरे धीरे करके सारे पार्ट होते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आगे देखना, कुछ और भी मैं आपको कवर करवा देता हूँ, 1 मिनट। अब देखिए जब आप PDF देखोगे तो आपको ज़्यादातर सारे पार्ट सेम एज IFRS दिखेंगे। लेकिन देखिए जो अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट वाला, जो कि जिसके लिए IAS 20 और इंड AS 20 है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बोल रखा है कि ये जनरली किस में डील करता है, विद गवर्नमेंट ग्रांट एज वेल एज डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस, जो भी गवर्नमेंट से सहायता मिलती है, ग्रांट मिलती है। बोल दिया बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट लोन विथ बिलो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी अकाउंटेड फॉर एज गवर्नमेंट ग्रांट। ये बोल रहा है कि कुछ देखिए स्पेसिफिक पॉइंट भी बोल दिए, क्या बोल दिए कि जो गवर्नमेंट से रिलेटेड, लोन के रिलेटेड अगर आप बेनिफिट की बात करोगे, तो गवर्नमेंट से अगर आपको लोन मिल रहा है कम इंटरेस्ट में, लोअर इंटरेस्ट रेट में, मार्केट की इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, मार्केट की इंटरेस्ट रेट कितनी है, मान के चलो 13% है, और आपको कितने मिल रहा है गवर्नमेंट से, 6% पे, 8% पे, तो कम पे मिल रहा है। तो बाकी जो डिफरेंस का पार्ट ये बोल रहा है, जो आपका बेनिफिट का है, वो भी गवर्नमेंट ग्रांट कहलाएगा, इसमें बोल दिया। तो सेम एस IFRS बोल दिया। लेकिन यहाँ पे देखिए नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट बोल दिया, एसेट एंड द ग्रांट में बी अकाउंटेड एट फेयर वैल्यू। नॉन मॉनेटरी, जो मॉनेटरी टर्म में नहीं मिली हो,
अल्टरनेटिवली दीज कैन बी रिकॉर्डेड एट नॉमिनल अमाउंट। अब यहाँ पे देखिए क्या बोलती है कि अल्टरनेटिवली नॉमिनल अमाउंट में भी रिकॉर्ड किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या बोल रहा है, द एसेट एंड द ग्रांट शुड बी अकाउंटेड एट फेयर वैल्यू। यहाँ पे कहीं थोड़ी लिखा है नॉमिनल पे, तो इसका मतलब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया। तो इंड एएस ने क्या करा, नॉमिनल अमाउंट को नहीं लिया। तो इंड एएस इसलिए क्या करता है, पूरा का पूरा अडॉप्ट नहीं करता, कुछ ना कुछ क्या करता है, कन्वर्स करता है, यानी कुछ ना कुछ क्या करता है, मिला लेता है, लेकिन कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करता है, जिसको आप क्या बोलते हो, डेविएशन को क्या बोलते हो, कार्व आउट क्या बोलते हो। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, उसे हम क्या बोलते हैं, कार्व आउट। यहाँ पे और भी डेविएशन मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए ये रहा, अगला ही आ गया, अच्छी बात है। देखिए यहाँ बोल रहा है IAS 40, पहले क्या बोलते थे, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, AS 13, लेकिन जब से इंड एएस आया तो हमने क्या बोला, इंड AS 40, जो कि किसके कन्वर्जेंस में था, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल भी सेम नाम। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैन बी मेजर्ड यूजिंग द कॉस्ट और द फेयर वैल्यू मॉडल विथ चेंजेज इन फेयर वैल्यू रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट और लॉस। ये बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट जो भी होगा वो किस पे किया जाएगा, जैसे स्टॉक के लिए बोलते हो ना, कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू। तो ये बोल रहा है कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग क्या बोल दिया, कॉस्ट और फेयर वैल्यू उसके अकॉर्डिंग होगा, विचर इज लेस, और जो भी डिफरेंस आएगा वो आपका प्रॉफिट या लॉस के फॉर्म में जनरली क्या है उसमें दिखा दिया जाएगा, ऐसे बोल दिया, जो भी डिफरेंस आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आर मेजर्ड यूजिंग कॉस्ट मॉडल ओनली, यानी इन्वेस्टमेंट को हम अभी भी कॉस्ट पे ही दिखाएंगे, ऐसे बोल रहा है। जबकि पहले क्या होता था, कॉस्ट लेस इम्पेयरमेंट ऐसे होता था, लेकिन अभी हम क्या बोल रहे हैं, सिर्फ कॉस्ट मॉडल के बेसिस पे ही दिखाएंगे। इस तरीके से आपके एक्स्ट्रा पार्ट आते जा रहे हैं। तो मैंने जानबूझ के दिए हुए हैं ताकि आप हल्के हल्के से रीड कर सको, नहीं तो मेरे को तो कम से कम इसको ऐड करने में कितने लग गए, 4 घंटे लग गए, क्योंकि अराउंड कितने थे, 10 पेज थे। तो पर्टिकुलर ये जो मैंने आपको दे रखा है, देखिए ये आपको दिख रहा है, ये किसी और की PDF है, उससे रिलेटेड सारे के सारे पॉइंट को मैंने कवर किया। अब किसकी है वो तो आपको पता नहीं चलेगी, क्योंकि गूगल पे बहुत सारा सर्च करना पड़ता है और मेन कंटेंट ढूंढना पड़ता है, तो इसलिए मैंने उस अकॉर्डिंग आपके लिए ढूंढा है। एक बार आप खुद पढ़ के देखना, अगर आपको कोई टिपिकल किस में दिक्कत आ रही है तो या तो छोड़ देना, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि देखिए इतना सारा पार्ट आपका आने वाला नहीं है। लेकिन आपको अगर समझना है कि सर एम्प्लॉय बेनिफिट की बात कर रहे हो तो उसमें क्या आएंगे, बोरिंग कॉस्ट क्या बात कर रहे हो तो बोरिंग कॉस्ट में क्या स्कोप आता है, तो यहाँ पे सब कवर कर रखा है कि इसमें क्या क्या आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सारा पार्ट कवर कर रखा है, तो एक बार आप ये ज़रूर कवर करना। मैंने देखिए यहाँ पे कवर कर दिया है सारा का सारा पार्ट टोटल मिला के, तो इनको ज़रूर देखना। कुछ मॉडिफिकेशन आपको दिखेगी, वैसे जहाँ पे आपको सेम एस IFRS दिखेंगे, इसका मतलब क्या है, इंड एएस भी सेम है और IAS या IFRS सेम है, इसका मतलब ये है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे चेंजेस का पार्ट दिखेगा तो वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको दे देगा। जैसे आप देख सकते हो कि ये किन किन पे एप्लीकेबल है, IAS 33 मतलब अर्निंग पर शेयर, और यहाँ पे देख सकते हो इंड एएस इन पे एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे कम पार्ट दे दिया और यहाँ पे क्या दे दिया, ज़्यादा दे दिया। तो इंटरनेशनली ज़्यादा दे दिया, और जो इंड एएस की मतलब इंडिया की बात कर रहा है उससे रिलेटेड, तो वहाँ पे क्या दे दिया, कम पार्ट दे दिया। तो कुछ मॉडिफिकेशन इंड एएस में हो सकते हैं, इसलिए इंड एएस ने कभी भी क्या करा, सेम टू सेम अडॉप्ट नहीं करा, उसने क्या करा, कन्वर्स किया। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आए होंगे, मैंने इसलिए पर्टिकुलर वीडियो बनाई। अगर मैं पिछली वीडियो में ऐड करता तो वीडियो लेंथी हो जाती और आपको टिपिकल लगने लग जाता, लेकिन अब आप अलग से ही वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार कुछ भी नहीं पार्ट है, नॉर्मल पार्ट है। और स्टोरी के लिए मैंने आपको क्या बताया, जो 7 स्टोरीज़ है वो अभिषेक ओझा सर की क्लास है, उसमें जाके देख सकते हो, यानी उनकी यूट्यूब की वीडियो है, सर्च कर लेना, आपको पहले ही मिल जाएगी, नहीं तो लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप मुझे बोलते हो तो, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।